हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक लाइफ टाइम मूवी इज देयर अ किलर इन माय फैमिली के बारे में। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो इसी साल मतलब 2020 में रिलीज हुई है। ये कहानी है एक फेमस ऑथर कार्ली की। वो एक क्राइम स्टोरी राइटर है और उसकी स्पेशलिटी है वो ट्रू स्टोरीज को कवर करती है। मतलब वो जो कहानियां लिखती है, जो भी कैरेक्टर्स के बारे में लिखती है, वो लोग रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। इसके लिए उसे बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत लोगों से मिलना पड़ता है। कभी कभी तो वो कुछ अनसॉल्व मिस्ट्रीज को भी चूज करती है और उन्हें सॉल्व भी करती है। इससे पुलिस को बहुत मदद मिलती है। लेकिन जो मिस्ट्री, जो हिडन सीक्रेट किसी को नहीं पता चलता, उसे कैसे पता चल जाता है? वो इसलिए क्योंकि वो जब किसी सब्जेक्ट को, स्टोरी को पिक करती है, तो वो खुद उस स्टोरी की एक कैरेक्टर बन जाती है। उस सिचुएशन में खुद को डाल के वो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ऑब्जर्व कर पाती है जो बाकी लोग आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए उसकी किताब इतनी फेमस है। वो इतनी फेमस है क्योंकि वो किसी सीआईडी से कम नहीं। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं और इंसान से गलतियां भी होती है। सच्चाई रिवील करने के लिए कार्ली को बहुत बार लिमिट क्रॉस करना पड़ता है, लाइफ रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन जब फाइनली वो पजल को सॉल्व कर पाती है, गुनहगार को सजा मिलती है, तब उसे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। चलो, समाज के लिए कुछ तो किया। लेकिन क्या किसी और की जिंदगी के बारे में पता लगाना इतना इजी है? चलिए जानते हैं। फिल्म शुरू होती है एक फ्लैशबैक से। साल 1937, प्लेस न्यू इंग्लैंड। बारिश का मौसम है। हमें एक पुरानी हवेली दिखाई जाती है और एक लेडी जो व्हाइट नाइट गाउन में बैकपैक कर रही है। अचानक से कोई दरवाजे पर नॉक करता है। शायद वो लेडी किसी को एक्सपेक्ट कर रही थी। वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है, मगर बाहर तो कोई नहीं है। वो जल्दी से दरवाजा बंद भी कर देती है, मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, उसे अपने पीछे कोई दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और अंधेरे में ही बाहर भागती है। मगर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती क्योंकि शायद जो कोई भी उसे चेस कर रहा था, वो उस पर हमला करके उसे मार डालता है। ये सीन यहाँ पर ही कट हो जाती है। नाउ बैक टू प्रेजेंट। हम कार्ली और उसके हस्बैंड केविन को एक आइलैंड में देखते हैं। पता चलता है कार्ली की लास्ट किताब बेस्ट सेलर रही है और केविन जो एक एक्टर है, वो भी कुछ दिनों के लिए एक ब्रेक लेना चाहते थे। तो वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं वो लोग कहीं घूमने जाएंगे। असल में कार्ली अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहती है कि उसे केविन के लिए वक्त ही नहीं मिलता। इससे उन लोगों के बीच काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो ये वैकेशन ट्रिप उन लोगों के लिए, उन लोगों के मैरिड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वो लोग एक डेस्टिनेशन सिलेक्ट करते हैं, बैकपैक करके निकल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं क्रॉसफोर्ड आइलैंड में। ये एक छोटी सी आइलैंड है, मेनलैंड से ज़्यादा दूर नहीं है, मगर सिटी लाइफ से बहुत दूर है। यहाँ पर तो फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं मिलता। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यह आइलैंड क्रॉफोर्ड फैमिली का है। यहाँ पर जो घर है, क्रॉफोर्ड मैंशन, वो डायना क्रॉफोर्ड के पति जॉन क्रॉफोर्ड ने उनके लिए बहुत प्यार से बनाए थे। लेकिन इस प्यार भरे रिलेशनशिप का अंत बहुत दर्दनाक था, क्योंकि कुछ दिन इस आइलैंड में स्पेंड करने के बाद से ही जॉन को एक साया नजर आने लगी थी। उसने डायना को भी दिखाने की कोशिश किया था, मगर डायना को कभी भी वो साया नजर नहीं आई। उसे तो लगा था शायद जॉन को कोई साइकियाट्रिक की जरूरत है। मगर एक दिन जब जॉन शहर गए हुए थे और डायना घर में बिल्कुल अकेली थी, कोई उसका खून कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग समुंदर से उनकी लाश मिलती है, मगर उसकी मौत तो हुई थी स्ट्रैंगुलेशन से। किसी ने उसका गला दबाकर उसे मार डाला। मगर किसने? नेबर्स ने कंफर्म किया था उस रात इस घर के आसपास कोई नहीं था और जॉन तो शहर में था अपने दोस्तों के साथ और उसका बोट भी वहीं पर था। ये राज अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। लोकल लोग कहते हैं जॉन जिस साया को देखता था, उसी ने शायद डायना को मार डाला। जॉन का परिवार काफी वेल्दी एंड वेल नोन था, इनफैक्ट अभी भी है। इस शहर में उनका एक सम्मान है। तो इस केस को लेकर बहुत हलचल मची थी। पुलिस ने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट की थी। जॉन को कस्टडी में भी लिया गया था, मगर उसके अगेंस्ट कोई भी सबूत नहीं मिला, बल्कि बहुत सारे विटनेस मिली थी जिन्होंने जॉन को उस दिन शहर में देखा था। और वैसे भी उसके पास कोई मोटिव तो था नहीं। वो क्यों अपनी ही पत्नी का खून करेंगे जिससे वो इतना प्यार करते थे? तो पुलिस भी धीरे धीरे उस लेजेंड को ही मानने लगी। तब से कुछ साल तक ये आइलैंड खाली पड़ा था। रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से इस जगह को थोड़ा बहुत रेनोवेट करके एज अ टूरिस्ट स्पॉट यूज किया जा रहा है। आफ्टर ऑल एक लेजेंड जुड़ा है इसके साथ, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। काली ने जब इस स्पॉट को विजिट करने की बात की तो केविन को भी वही लगा था, वो लोग घूमने जाएंगे।
मगर कार्ली घूमने के साथ साथ यहाँ पर आई है अपनी नेक्स्ट बुक के सब्जेक्ट पर रिसर्च करने, जो वो इसी क्रॉफोर्ड मिस्ट्री पर लिखने वाली है। इस आइलैंड पे इस मैंशन को छोड़कर और 2 छोटे बड़े गेस्ट हाउस के सिवा और कुछ नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल। उन्होंने जो बोट हायर की थी, उस बोट का कैप्टन ही उन्हें ये घर घुमाकर दिखाता है। पहली बार हमें डायना क्रॉफोर्ड की एक पिक्चर दिखाई जाती है और हमें पता चलता है ये तो वही लेडी है जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कार्ली और इस लेडी के बीच एक फैमिली कनेक्शन भी है। ये लेडी कार्ली के ग्रेट ग्रैंडपा के कजिन की पत्नी है, मतलब दूर की ही सही बट दे आर रिलेटेड। इनफैक्ट ये कैप्टन तो ये तक कहता है कि कार्ली थोड़ा बहुत डायना जैसी ही दिखती है। कार्ली इस घर के मिस्ट्री के बारे में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी, इससे केविन बहुत आसानी से समझ जाता है कार्ली का यहाँ पर आने का मकसद, और इससे वो इरिटेट होने लगता है। कार्ली हमेशा ऐसा ही करती है, केविन के लिए उसके पास कोई वक्त ही नहीं है, मगर कार्ली उसे समझाती है ऐसी बात नहीं है, वो बस क्यूरियस है और कुछ नहीं। वो दिन बीत जाता है, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा टायर्ड थे तो जल्दी से सो गए थे, लेकिन रात में अचानक से कार्ली की नींद टूट जाती है। उसे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी ऊपर के फ्लोर से। वो जब चेक करने जाती है तो पता चलता है एक विंडो खुला था। वो लॉक कर देती है, मगर तभी उसके पैर में कुछ चुभता है, कांच। मगर ये कांच का टुकड़ा यहाँ पर आया कहाँ से? विंडोज तो सभी बिल्कुल इंटैक्ट है। कार्ली को अजीब तो लगता है, मगर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो चुपचाप जाके सो जाती है, लेकिन उसके बाद ही हमें इस घर में किसी की साया नजर आती है। तो क्या वो लेजेंड सच है? नेक्स्ट डे केविन और कार्ली शहर जाते हैं। केविन को कुछ ईमेल्स चेक करना था और ग्रोसरी शॉपिंग्स भी, और कार्ली जाती है लाइब्रेरी में। वो जिस दिन पहली बार इस शहर में आई थी, उसने एक एंटीक शॉप विजिट की थी। उस शॉप का ओनर कैथी उसके किताब की बहुत तारीफ कर रही थी, मगर जैसे ही उसे पता चला कार्ली क्रॉफोर्ड मिस्ट्री को लेकर कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो बहुत रूडली कार्ली को जाने के लिए कह देती है। क्लियरली वो इस शहर को लेकर और रूमर्स फैलाना नहीं चाहती थी। यहाँ पर सभी लोग क्रॉफोर्ड फैमिली को मानते हैं, प्यार करते हैं, तो बेकार में क्यों फिर से पास्ट को लेकर बात करना। लेकिन उसने एक लाइब्रेरियन मिसेस पार्मर के नाम बताए थी, और आज कार्ली उनसे ही मिलने जा रही है। लेकिन शहर में पहुंचने के साथ साथ उस कैप्टन से उन दोनों को पता चलता है यहाँ पर एक ब्लॉन्ड लेडी उनके बारे में लोगों से पूछ रही थी। केविन और कार्ली दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वो लोग यहाँ पर आए हैं, ये किसी को कैसे पता हो सकता है? उन्होंने तो किसी को नहीं बताया। एनीवेज, केविन शॉपिंग के लिए निकल जाता है और कार्ली जाती है लाइब्रेरी में। मिसेस पामर एक काफी वेलकमिंग लेडी है, और उसे कैथी से ऑलरेडी पता चल चुका था कार्ली उससे मिलने वाली है, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी। उससे कार्ली को क्रॉसफोर्ड के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। उसके पास उस समय की कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, क्लिप्स और इवन किताब भी थी, जो कार्ली का बहुत काम आ सकती है। कार्ली उन क्लिप्स को ध्यान से देखने लगती है, मगर तभी वहां पर आ जाता है केविन, और कार्ली को फिर से इन सब में इन्वॉल्व होते हुए देख वो बहुत नाराज हो जाता है। असल में वो कार्ली को लेकर परेशान है। वो जिस तरह का काम करती है, इससे बहुत सारे लोगों से उसकी दुश्मनी बन रही है। ये काम बहुत ज्यादा रिस्की है। कुछ दिन पहले ही एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते वक्त एक आदमी ने उस पर हमला किया था। फॉर्चुनेटली उसकी जान तो बच गई थी, मगर उसका लेफ्ट हैंड स्मैश हो चुका था। फिजिकली वो बहुत हर्ट तो हुई थी, मगर उससे भी ज्यादा मेंटली शी वाज ट्रॉमेटाइज्ड। आज इतने दिन हो गए हैं, मगर अभी भी उसे उस दिन की नाइटमेयर्स आते हैं। आज भी कई बार डर से उसकी नींद टूट जाती है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने अपना रास्ता नहीं बदला। केविन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसे शायद फिक्शन लिखना चाहिए, इससे एटलीस्ट वो तो सेफ रहेगी। लेकिन कार्ली को लगता है केविन उसके प्रति जेलस है, क्योंकि उसे लगता है उसकी किताब बेस्ट सेलर होने के बाद से ही उनके बीच प्रॉब्लम्स शुरू हुई है। प्रॉब्लम उसकी प्रोफेशन नहीं, प्रॉब्लम है केविन का ईगो। वो दोनों जब बीच रास्ते में इस मैटर को लेकर झगड़ रहे थे, उसी वक्त वहां पर एक लड़की आ जाती है जो कार्ली की बहुत बड़ी फैन थी। बाकी फैंस की तरह उसके पास भी कार्ली की सारी किताबें थी। उसने हर एक किताब को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, लेकिन उसमें जो बाकी सबसे अलग है वो ये है कि वो एक स्टॉकर है। उसने न्यूयॉर्क से यहाँ तक कार्ली को फॉलो किया है। इनफैक्ट उसने तो कुछ तरीके कार्ली की किताब से ही कॉपी किया है। उसे ये तक पता है केविन ने जॉब छोड़ दिया है, जो हार्डली किसी और को पता है। ये लड़की ये सब कह के कार्ली को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, मगर केविन और कार्ली दोनों ही बहुत ज्यादा डर गए थे। वो लोग किसी तरह से उसे अवॉइड करके आइलैंड में वापस जाते हैं, मगर केविन अभी तक ये समझ नहीं पा रहा था इस लड़की को उनके बारे में इतना कुछ कैसे पता चला। कार्ली भी वही सोच रही थी, मगर तभी उसे इस आइलैंड में एक लड़की दिखाई देती है व्हाइट गाउन में, जो जंगल की तरफ जा रही थी। कार्ली उसे चेस करती है, मगर
कुछ दूर जाने के बाद ही वो लड़की जैसे हवा में गायब हो जाती है। केविन उसके बिल्कुल पीछे ही था, उसे तो कुछ नहीं दिखा। कार्ली रात भर इस बारे में सोचते रहती है। वो बिल्कुल श्योर है उसने एक लड़की को देखा था, तो केविन क्यों नहीं देख पाया और वो अचानक गायब भी कहाँ हो गई। कार्ली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो नेक्स्ट डे ही फिर से मिसेस पामर को विजिट करने जाती है। उनके पास जॉन की कुछ फोटोज, कुछ डॉक्यूमेंट्स और डायना की ऑटोप्सी रिपोर्ट थी, जिसमें क्लियरली लिखा था इट वॉज अ मर्डर। लेकिन उस लेजेंड के बारे में, शैडोई फिगर के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा। मिसेस पामर के पास एक फोटो थी जिसपे एक व्यक्ति को देखकर कार्ली पहचान पाती है। ये चार्ल्स ट्रेवर है, जो फोटो के पीछे भी लिखा हुआ था, और ये व्यक्ति कार्ली का ग्रेट ग्रैंडपा है। शायद ये फोटो उसी समय की है जब चार्ल्स अपने कजिन के घर क्रॉसफोर्ड मैनर में घूमने आया था। मिसेस पामर कार्ली को एक लेडी के बारे में बताती है जो डायना के बारे में बहुत कुछ जानती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये लेडी लुइस कैथी की माँ है। कैथी मतलब उस एंटीक शॉप की ओनर जो विजिबली कार्ली को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। तो पामर कैथी को कुछ कहे बिना डायरेक्टली लुइस को कॉल करती है और अपॉइंटमेंट फिक्स करती है। सीरियसली इस ओल्ड लेडी को बहुत कुछ पता है। वो डायना को पर्सनली भी जानती थी, लेकिन कैथी उन्हें क्रॉसफोर्ड के बारे में कुछ कहने से मना करती है, क्योंकि फर्स्टली वो लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल है, सेकेंडली क्रॉसफोर्ड फैमिली का एक मेंबर कैथी का दोस्त भी है, जिसने उसकी बिजनेस सेटअप करने में बहुत मदद की है। लेकिन कुछ अच्छी बातें शेयर करने में क्या बुराई है। पता चलता है डायना एक बहुत ही वार्म लेडी थी, फ्रेंडली, और जॉन के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत पहले से ही था। मगर एक दिन अचानक से जॉन उसे छोड़कर एक बिजनेस ट्रिप पर निकल गया, बहुत पैसा कमाया और फिर वापस आकर डायना से शादी कर ली। मगर डायना उससे प्यार करना छोड़ दिया था। जॉन डायना को उस घर में कैद रखना चाहता था। उसने सारे सर्वेंट्स को निकाल दिया और डायना को उस हवेली में अकेला छोड़कर वो बिजनेस ट्रिप पर निकल जाता था, वो भी कई महीनों के लिए। डायना उसके साथ खुश नहीं थी। शायद उसने भागने की कोशिश भी की थी, मगर उसे कभी मौका ही नहीं मिला। लुइस और भी कुछ बताने वाली थी, मगर जैसे ही उन्हें पता चला कार्ली चार्ल्स ट्रेवर की पोती है, पता नहीं क्यों वो चुप हो गई। उससे और कुछ नहीं कहना था, तो कार्ली वहां से निकलने लगती है, लेकिन वो इतने डिस्ट्रैक्टेड थी कि रास्ते में वो एक लड़की से टकरा जाती है। इस लड़की का नाम है लॉरेन और वो क्रॉसफोर्ड के पास के ही आइलैंड पे रहती है। वो बार बार क्रॉसफोर्ड विजिट करने की बात कर रही थी, तो कैथी उसे अपने घर में भी इनवाइट कर लेती है। नेक्स्ट डे कार्ली को उस घर से बहुत सारे ओल्ड बॉक्सेस मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे लव लेटर्स थे, और उन लेटर्स को पढ़कर कार्ली को पता चलता है ये लेटर्स चार्ल्स ने डायना को लिखा था और डायना ने भी रिप्लाई की थी। मतलब उन लोगों में अफेयर चल रहा था। तो क्या इस सब के बारे में पता चलने पर जॉन ने डायना का खून कर दिया? लेकिन जॉन तो उस दिन शहर में था, उसके पास एनफ एलिवाइस है, तो फिर ये भी हो सकता है चार्ल्स ने डायना को मारा था। शायद वो एक ऑब्सेसिव लवर था। जब डायना ने उसे रिफ्यूज किया, बदला लेने के लिए उसने डायना का खून कर दिया। इस बात का पता लगाने के लिए चार्ल्स उस रात कहाँ था ये पता लगाना जरूरी है। मतलब कार्ली को और भी कई सारे लोगों से मिलना होगा। नेक्स्ट डे केविन को एक काफी अट्रैक्टिव जॉब ऑफर मिलता है। इंटरव्यू के लिए उसे न्यूयॉर्क वापस जाना होगा, तो वो आज ही निकल जाता है और कार्ली घर में अकेली रह जाती है। कार्ली एक बहुत ही पैशनेट राइटर है। वो जब किसी सब्जेक्ट को पिक करती है, वो कम्प्लीटली उसी में डूब जाती है। उसे ना समय का पता लगता है, ना आसपास के लोगों का। तो आज भी ऐसे ही वो उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करते करते पूरा दिन बीत गया था उसका। इवन बहुत रात भी हो चुकी थी, तो वो सोने की तैयारी कर रही थी, मगर तभी उसे खिड़की से बाहर वही लड़की दिखाई देती है, व्हाइट गाउन वाली। इस बार भी वो उसका पीछा करती है, मगर इस बार भी कुछ दूर जाने पर वो लड़की जैसे हवा में गायब हो जाती है। वो जब घर से निकली थी, उसे ख्याल नहीं था ये कितना डेंजरस हो सकता है, लेकिन सडनली उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। वो किसी तरह से भागकर घर पहुंचती है और सो जाती है। उस रात भी वो फिर से वही सपना देखती है, लेकिन इस बार वो उस आदमी की जगह उस व्हाइट गाउन वाली लेडी को देखती है, विच प्रूव्स वो अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, अनसेफ है। लेकिन वो अपने काम से प्यार करती है, सिर्फ इसीलिए अभी भी ट्रू क्राइम स्टोरीज पर ही फोकस कर रही है, rather than some fictional imaginary stories। लेकिन कहीं वो ये सब हेलुसिनेट तो नहीं कर रही? शायद नहीं, क्योंकि सुबह होते ही कार्ली को उसके घर में एक पेंटिंग उल्टा लटका हुआ मिलता है, जो ये साबित कर रहा था इस घर में कल रात कोई आया था। अभी सवाल ये था, क्या ये वही लेडी थी जिसे कार्ली बार बार देख रही थी? कार्ली कंफ्यूज्ड हो चुकी थी और परेशान भी। लेकिन तभी शायद उसे थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए दरवाजे पर कोई नॉक करता है। अरे ये तो लॉरेन है। पता चलता है उसने कल रात कार्ली की आवाज सुनी थी, इसीलिए चेक करने आई है। और बातों बातों में वो कार्ली से ये कहती है उसे कभी कभी इस आइलैंड में एक व्हाइट गाउन वाली लड़की भटकती हुई दिखती है।
इस बात को सुनकर कार्ली को एक नई स्ट्रेंथ मिलती है कि चलो कोई तो मिला जो उसके बातों पर बिलीव कर रही है, एटलीस्ट ये सब उसका भ्रम नहीं है। लॉरेन उसे वो जगह दिखाने ले जाती है जहां उसने उस लड़की को देखा था, और ये एग्जैक्टली वही जगह है जहां पर कार्ली ने कल रात उसे देखा था। फॉर्चुनेटली उसी वक्त केविन भी घर वापस आ जाता है, तो कार्ली भागती है उसे यहाँ पर लाने। उसे भी तो पता चले वो अकेली नहीं है जो ये सब देख रही है। लेकिन जब केविन वहां पर जाता है वहां पर कोई नहीं थी। लॉरेन भी जैसे उसी लड़की की तरह गायब हो चुकी थी। और तो और केविन ये तक कहता है उसने यहाँ पर आते समय कोई बोट भी नहीं देखा था, तो कोई बोट के सिवा वो लड़की यहाँ पर आएगी कैसे? मतलब और एक कन्फ्यूजन, कार्ली क्या उसे भी इमेजिन ही कर रही थी? उधर केविन भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो जिस जॉब के लिए इतना एक्साइटेड था वो इंटरव्यू हुआ ही नहीं। मतलब उसे जो जगह बताया गया था वहां पर कोई इंटरव्यू था ही नहीं। इट्स सो ऑड। उस रात केविन थोड़ा जल्दी ही सो गया था, तो कार्ली अकेली ही काम कर रही थी और उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसपे डायना किसी डैनियल के बारे में बात कर रही थी। ये नाम पढ़ पाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि कुछ लेटर्स मिसिंग थे। दो शी गेस्ड इट एंड शी डिसाइडेड उस समय शहर में कितने डैनियल्स थे ये पता करके सभी के एलिबाइज चेक करना पड़ेगा। इनमें से ही कोई खूनी हो सकता है। कार्ली तो अपने दुनिया में बिजी थी, मगर उसी वक्त हमें एक शैडोई फिगर नजर आती है जो खिड़की से कार्ली पर नजर रख रही थी। नेक्स्ट डे कार्ली उस लेटर को लेकर फिर से लुइस से मिलने जाती है और इस बार उसे कई सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। लुइस एडमिट कर लेती है उसे तब पता चला डायना और चार्ल्स के अफेयर के बारे में जब डायना अपनी ड्रेसेस लूज करवाने आई थी। शी वॉज प्रेग्नेंट, लेकिन वो इस बारे में जॉन को नहीं बताई थी क्योंकि ये बच्चा जॉन का नहीं था। मगर जॉन को उनके अफेयर के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा होने लगा था। कभी कभी तो जॉन उन्हें रेड हैंडेड पकड़ने के लिए फुल प्रूफ प्लान भी बनाते थे, मगर चार्ल्स बहुत ही चालाकी से जंगल के अंदर छुप जाता था और उसे ही जॉन शैडो फिगर समझने लगा था। इसके बारे में डायना को सब कुछ पता था और इसीलिए जॉन को और ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए वो उसे ना देखने का दावा करती थी। डायना के मौत के कुछ दिन पहले ही चार्ल्स को शहर में एक बच्चे के साथ देखा गया था। कुछ दिनों में डायना भी उन्हें ज्वाइन करने वाली थी। वो लोग न्यूयॉर्क जाकर एक नई जिंदगी स्टार्ट करने वाले थे, मगर इसी बीच उसकी मौत हो जाती है। लुइस तो बिल्कुल श्योर है उसका खून जॉन नहीं किया है, मगर उसे किसी ने कैसे नहीं देखा। यहाँ पर कार्ली को यह तक पता चलता है उसने जो नाम गेस की थी वो असल में गलत है। वो नाम है डोनाल्ड, नॉट डैनियल। डोनाल्ड डायना का बेटा था और कार्ली का ग्रैंडफादर भी था। डोनाल्ड ट्रेवर मतलब डायना कार्ली की ग्रेट ग्रैंड मॉम थी, इसीलिए उन दोनों में इतनी सिमिलैरिटीज है। जैसे जैसे इस मिस्ट्री की एक एक पॉइंट्स रिवील हो रही थी वैसे ही कार्ली का रेस्टलेसनेस बढ़ रहा था। नींद तो उसे आने ही रही थी, तो वो फिर से उन लेटर्स को स्टडी करने लगती है। अभी तक लुइस की तरह वो भी बिल्कुल श्योर हो चुकी है ये खूनी और कोई नहीं जॉनी है, मगर कैसे? तभी कार्ली को बाहर एक अबांडन्ड केबिन से रोशनी दिखाई देती है। इस समय वहां पर कौन हो सकता है? वो जल्दी से उस केबिन में जाती है तो वहां पर उसे वही वाइट गाउन दिखाई देती है और उसके कई सारे किताब भी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब यहाँ पर कैसे पहुंचा, लेकिन जवाब उसे तभी मिल जाता है ये सब यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर लॉरेन रहती है, वही लेडी जो उससे मिलने आई थी। और इस गाउन को देखकर ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है इस लड़की ने ही इस गाउन को पहनकर कार्ली को डराने की कोशिश की थी। मगर क्यों? पता चलता है इस लड़की का असली नाम है एशली मॉरिस और वो कार्ली की एक किताब डिसअपीयरेंस ऑन रूट 9 की कैरेक्टर है। कार्ली की वजह से उसकी माँ को जेल जाना पड़ा, उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। कार्ली ने सिर्फ जो हुआ उसके बारे में पता किया। हाँ, उसके माँ ने उसके पिता को मारा था, मगर क्यों ये भी तो जानना जरूरी थी ना। उसका पिता एक मॉन्स्टर था, अगर उसकी माँ उसे नहीं मारती तो शायद वो ही माँ बेटी को मार डालता। माँ ने तो सिर्फ अपने बेटी को प्रोटेक्ट की थी। कार्ली को तो सच्चाई के एक पहलू के बारे में पता चल गया, मगर बाकी का सच तो उसने जानने की कोशिश तक नहीं की। एशली तब से उसे फॉलो कर रही थी और जब उसे पता चला कार्ली इस आइलैंड पर आने वाली है उसे मौका मिल गया। जॉन की तरह इस बार भी लोग सोचेंगे इनका खून उस लेजेंड के वजह से ही हुआ है, लेकिन उसे कैसे पता चला वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं? वो ऐसे क्योंकि उसके साथ केविन का अफेयर चल रहा था। केविन तो अपने बीवी को चीट कर ही रहा था, मगर एशली ने उसे यूज किया सिर्फ कार्ली के बारे में अपडेट्स पाने के लिए, और अभी वो इन दोनों को ही मारना चाहती है। उसने ही केविन को फेक इंटरव्यू देने के लिए शहर भेजा था जिससे वो कार्ली के साथ और थोड़ा समय बिता पाए, उसे और ज्यादा कंफ्यूज कर पाए। लोगों को अगर पता चलता वो भी जॉन की तरह शैडोई फिगर्स देख रही थी, लॉरेन से मिल रही थी जिसे किसी ने भी नहीं देखा, तो लोग इजीली बिलीव कर लेते उसने सब कुछ इमेजिन किया है, इस बार भी और हर बार भी। उसकी बुक्स फेक है,
बातों बात में वो अपना और एक सीक्रेट रिवील करती है, वो कैसे यहाँ पर आ पहुंची, क्योंकि सच में केविन ने और दूसरा कोई भी बोट नहीं देखा था। वो इसलिए क्योंकि वो बोट से आई ही नहीं थी, बल्कि वो तो तैर कर आई थी। उसके पास बंदूक थी, वो उन दोनों को ही मारने की कोशिश करती है, मगर कार्ली खुद को बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है, जिससे एशली नीचे गिर जाती है और एक पत्थर से उसका सर टकरा कर वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इस भयानक हादसे से एक फायदा तो हुआ था, कार्ली को डायना मर्डर मिस्ट्री का राज पता चल गया था। जब एशली ने कहा वो यहाँ पर तैर कर आई है, तो कार्ली को स्ट्राइक हुआ जॉन ने भी वही किया था। ऑलरेडी शहर में उस शैडोई फिगर की रूमर्स स्प्रेड हो चुका था, तो जॉन उसी का फायदा लेकर उस रात तैर कर इस आइलैंड पे आ पहुंचा। वो एक बहुत अच्छा स्विमर था, कार्ली के पास उसका फोटोज भी है, तो उसे अपनी बोट शहर में छोड़ने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसने उस रात चोरी छुपे आइलैंड पे वापस गया, जिस रात डायना चार्ल्स के साथ भागने के लिए बैकपैक कर रही थी। डायना का खून किया और वैसे ही वापस शहर में चला गया, बिल्कुल अननोटिस्ड। मतलब यहाँ पर कभी कोई शैडोई लेजेंडरी फिगर थी ही नहीं। कार्ली डिसाइड करती है वो लोकल पुलिस से उसकी फाइंडिंग्स शेयर करेगी और बहुत जल्द उसकी नई किताब भी आने वाली है। आफ्टर ऑल, डायना डिजर्व्स दिस। ये फिल्म यहाँ पर ही एंड हो जाती है। इस फिल्म के लिए एक लाइन बिल्कुल परफेक्ट है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अब सच्चाई को बाहर निकालने के लिए इतना तो झेलना ही पड़ेगा। सो गाइस, मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा।